Hello, a very lovely good evening once again and a great welcome as always. तो बेटे कैसे हैं आप लोग, पहले तो ये बताओ। हाँ जी, बढ़िया है, वेरी गुड। पता है आजकल ये वर्ड बढ़िया है कितनी प्रीशियस कमोडिटी हो गया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम लोग कहते हो कि सर हम बहुत बढ़िया हैं, वी आर एब्सोल्युटली हेल एंड हार्टी। तो बेटे मेरा जो दिल है वो बहुत खुश होता है। ठीक है, हाँ पठानकोट, लवली गुड इवनिंग, लवली गुड इवनिंग। बच्चे कहते हैं सर ये स्टाइल में एक बार और बोल दो। अब कितने बार बोले बाबा, दो बार बोल दिया, अब कितने बार गुड इवनिंग करेंगे। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चे भी यहाँ पर, जो फेस टू फेस वाले भी हैं, सारे लोग आज मौजूद हैं। बस यही मैं चाहता हूँ, टाइम से क्लास स्टार्ट करें, टाइम से क्लास फिनिश करें। तो बेटे रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक चल रहा था। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को सेट कर लूँ आपकी परमिशन से। एक सेकंड रुकेंगे। लो जी, मैंने स्क्रीन सेट कर दी है। ये स्क्रीन लेकिन सेट क्यों नहीं हो रही है? एक सेकंड बेटा, जरा थोड़ा सा, ये अब क्या करें, टेक्नोलॉजी का गेम है। टेक्नोलॉजी जो है बड़ी, बेटा एक सेकंड का मुझे जरा टाइम दें। हाँ ठीक है, अब हो गया है। बस ये माउस जो है आज थोड़ा तंग कर रहा है। लो जी, चलो जी बेटे, अब स्क्रीन तो मैंने सेटअप कर ली है। तो कुछ जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है हम लोगों से, मेरा ख्याल है अब स्क्रीन आपकी बिल्कुल आ गई होगी। बेटे आ गई है, थैंक यू सो मच। तो अब मैं क्लास का आज का आवाज़ कर रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटे, एब्सोल्युटली राइट। अब बीच बीच में मेरे को थोड़ा सा इनिशियल स्टेजेस में, जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा मेरे को बात करनी पड़ती है। अब कई बार ये बातें बताई जा चुकी हैं कि क्लासेस जो है 3 सेगमेंट में जा रही हैं, तो तीनों सेगमेंट्स का हमें ख्याल करना पड़ता है। रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक लास्ट सेशन में, सेकंड सेशन हमने करा था, और कुछ हमने क्वेश्चंस भी करे थे। मेरे ख्याल से 1 to 4 क्वेश्चन हमने करे थे। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1.5 की तरफ आप आ जाओ, और 1.5 से हम आज की क्लास का आगाज करेंगे। ठीक है बेटे, 1.5 क्वेश्चन नंबर, तो फटाफट आ जाओ। 1.5, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1.5 लिखा, ये बेटे पॉइंट है। कई बार स्क्रीन पे पॉइंट नज़र नहीं आता है, तो आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1.5, बच्चों ने कहा सर स्क्रीन पे तो हमें 1.5 नज़र ही नहीं आ रहा है। चलो जी, 1.5 बेटा आप नज़र आ रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1.5। लो जी, 1.5 से बेटा आज की क्लास का हम आगाज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1.5 में, एक सेकंड, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1.5 में बेटे हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो बेसिकली अभी तक ये रीकैप है। लास्ट सेशन में हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने 2 सेशन लिए थे। पहले सेशन में तो हमने देखा था कि जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करती है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करना किसी भी एंटिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जैसा कि आपको विदित होगा, यानी कि आपको आभास होगा, मैंने बताया था कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक कोई भी कंपनी जिसने कि प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करा है, उसके ऊपर एक कानूनी बंधन है, उसके ऊपर एक बाउंडेशन है कि अपने द्वारा इशू करे गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा ज़रूर वापस लौटाया जाए, और विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स के अंदर इसको वापस लौटाना निहायत ज़रूरी है। मैंने उसमें एक चीज़ ये भी ऐड करी थी कि अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए इशू करे हैं, तो उस केस में रिडम्पशन का पीरियड मैक्सिमम 20 की बजाय 30 साल भी हो सकता है। फिर हमने कहानी का आवाज़ कुछ यूँ करा था कि जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करती है, तो 2 चीज़ें एक साथ होती हैं, साइमल्टेनियस इफेक्ट होते हैं। चूँकि हम एंट्री लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसकी वजह से हमारा कैश कम होता है, और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हट जाती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के हटने से हमारी कैपिटल बेस में तब्दीली आ जाती है। जैसा कि आपको बताया गया था कि कोई भी एंटिटी अपने कैपिटल बेस में किसी भी तरीके का बदलाव अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके कुछ भयानक परिणाम आ सकते हैं। यही वजह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाने के बाद एंटिटीज़ के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लेकर के आएँ। अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए कंपनी एक तो, जैसा कि आपको लिखा है अभी था, कि अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल करती है, और अगर रेवेन्यू रिजर्व कम है तो उस केस में फिर हम फ्रेश इशू ऑफ या तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर करते हैं।
इज इट क्लियर टू यू? तो सिंपल वर्ड्स में कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फ्रेश इश्यू भी करते हैं। फिर उसके बाद हमने सेकंड सेशन में जो पहले सेशन में हमने डिस्कशन करा था उसको सप्लीमेंट करा 4 क्वेश्चन से, तो अब मैं 1.5 क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज के इस सेशन का आवाज अब यहाँ से होता है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ शाम ए गजल लिमिटेड एज ऑन 31/3/2017। बैलेंस शीट है, एक कंपनी है, खूबसूरत कंपनी है, नाम भी खूबसूरत है। कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल आप देख रहे हैं 4 लाख की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसके अलावा जनरल रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट रेवेन्यू नेचर के रिजर्व हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट प्रायर टू इट कॉर्पोरेशन जैसा कि आपको मालूम है कैपिटल नेचर के रिजर्व हैं। उसके बाद उसने कहा कि ऑन दिस डेट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट 10% प्रीमियम। सबसे पहले तो बेटे हम यही चीज़ कर लेते हैं जिसको मैं आगे से बोलूँगा एनालिसिस। तो मैंने सबसे पहले तो क्या करा, फर्स्ट स्टेप में एनालिसिस करा। फर्स्ट स्टेप हमने एक एनालिसिस करा। एनालिसिस में क्या करा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक एनालिसिस करा और इस एनालिसिस में हमने लेकिन क्या करा, पॉइंट ये समझना जरूरी है। अब हमने इस एनालिसिस में बेटे क्या करा, इसको समझने के लिए यहां पर ध्यान से देखें। सबसे पहले तो मैंने लिखा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम रिडीम कर रहे हैं, करेक्ट, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम रिडीम कर रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, और चूंकि अब की बार क्वेश्चन में लिखा है कि हम उसको प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं, इजंट इट और नॉट, तो कुछ अब की बार हमें प्रीमियम भी देना पड़ेगा। तो इस चीज को मैंने सबसे पहले कहीं नोट कर लिया, यानी कि मैंने पहले तो लिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड। तो आप भी बेटे फटाफट लिखे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड। आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रिडीम कर रहे हैं, आराम से आप पहले तो देखो कि उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है। हाँ जी, नॉमिनल वैल्यू का मतलब नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप वापस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज, उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। तो जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर्स जो हैं, उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर हैं 5 लाख रुपए के। तो बेटे 5 लाख रुपए नॉमिनल वैल्यू है। पहले तो आप नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में इसको लिख लेंगे। नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने नोट करा कि अब की बार आप प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आपने नोट कर लिया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 10% प्रीमियम पे वापस करना है, तो इसका मतलब कुल अमाउंट एक्चुअल पेमेंट आपने कितनी करनी है, एक्चुअल पेमेंट जो कि आप लास्ट एंट्री में इसका यूज करते हैं, जब आप एक्चुअली अमाउंट पे करते हैं तो उसको भी आपने नोट कर लिया, एक्चुअल पेमेंट। तो एक्चुअल पेमेंट के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए होगा, 5,50,000 एक्चुअल पेमेंट। लो जी, इस तरीके से आपने पहले तो एक एनालिसिस कर लिया, 5,50,000 हमें कैश चाहिए पे करने के लिए। अब बेटे मुझे लास्ट क्लास में आप सब लोगों ने करी थी, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, जब मैं अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करूंगा तो मेरा कैपिटल बेस कितने से कम होगा, सिर्फ 5 लाख रुपए से कम होगा। चाहे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रीमियम पे वापस करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल बेस आपका नॉमिनल वैल्यू और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से ही कम होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बताया गया था
कि 5 लाख रुपए से आपका कैपिटल बेस कम होगा, इस कैपिटल बेस को आपने ओरिजिनल लेवल पे लाना है। ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए आप क्या करते हैं? ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए आप क्या करते हैं? जल्दी बताओ बेटे। ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए, हाँ जी, हाँ मैं देख रहा हूँ, चिंता मत करो। ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम एक तो अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स के अलावा अगर रेवेन्यू रिजर्व सफिशिएंट हैं तो ठीक है, अगर सफिशिएंट नहीं होते हैं तो हमें फ्रेश इशू का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो रिजर्व्स में यूज करूंगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स मैंने लिखा। और जब मैं रिजर्व्स लिख रहा हूं तो मेरा मतलब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से है। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे फ्रेश इशू भी करना पड़ेगा, फ्रेश इशू। ये कहानी है, करेक्ट। लेकिन अभी आप इसको फिलअप नहीं करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था, सबसे पहले तो आप ड्यू एंट्री करेंगे। अब जब आपकी ड्यू एंट्री होगी, जो कि आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा क्वेश्चन की सॉल्यूशन का, ड्यू एंट्री। तो पहले तो आपने एंट्रीज लिखी, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, एंट्रीज। एंट्रीज जब लिखेंगे तो सबसे पहली एंट्री, जैसा कि आपको बताया गया था, पहली एंट्री जो आपकी होगी अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन की होगी, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन। पहले तो आप ये एंट्री करेंगे। आपकी एंट्री होगी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप डेबिट करेंगे। और बिकॉज आप अब की बार प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 10% प्रीमियम पे आपने अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करना है, 50,000 रुपये, करेक्ट। उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट PSH मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट है। तो बेटे 5,50,000 रुपये की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने क्रेडिट करी। इसका मतलब है कि इतना अमाउंट आपने एक्चुअली में पे करना है, जो मैं यहाँ पर नोट भी कर चुका हूँ। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट सेशन में ये बताया था, अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम पे पैसा लौटा रहे हैं, यानी कि हमारी रिडम्पशन जो है प्रीमियम पर है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें इस बात का ख्याल करना है, ऐसी सिचुएशन में हमें इस बात का ख्याल करना है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जितना जल्दी हो सके इसको राइट ऑफ करा जा सके। कल मैंने बताया भी था, मैं यहां पर एक बार लिख भी रहा हूं, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये कैपिटल नेचर का लॉस है। इसको मैं किसी भी रिजर्व से राइट ऑफ कर सकता हूं। किसी भी रिजर्व से मतलब है चाहे वो रेवेन्यू नेचर का रिजर्व हो और चाहे वो कैपिटल नेचर का रिजर्व हो, मैं किसी भी रिजर्व से इसको राइट ऑफ कर तो सकता हूं, लेकिन प्राथमिकता कैपिटल नेचर के रिजर्व को देनी चाहिए। इट कैन बी रिटन ऑफ, ये मैंने यहां लिख भी दिया, इट कैन बी रिटन ऑफ आउट ऑफ एनी रिजर्व। जब मैं एनी रिजर्व लिख रहा हूं तो एनी रिजर्व से मेरा मतलब है रेवेन्यू नेचर के रिजर्व या कैपिटल रिजर्व। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इट कैन बी रिटन ऑफ आउट ऑफ एनी रिजर्व, however प्रेफरेंस शुड बी गिवन। इसको राइट ऑफ करते समय आपको प्रेफरेंस किसको देनी होगी? प्रेफरेंस शुड बी गिवन preference should be given
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व होता है बेटा। आजकल जो कंपनीज एक्ट 2013 है, अब वो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहने लग गए हैं। समझ में आया? अभी तक तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ही कहते थे, लेकिन अब आजकल इसको अकाउंटिंग जार्गन में या अकाउंटिंग लैंग्वेज में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहना ज़्यादा उचित ठहराया जाता है। तो हम भी अब कोशिश करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहने की। तो मैंने बताया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बेसिकली कैपिटल नेचर का लॉस है नंबर 1। इसको किसी भी रिजर्व के अगेंस्ट राइट ऑफ कर सकते हैं सेक्शन 133 के मुताबिक, जिसका कि ताल्लुक कंपनीज एक्ट 2013 से है। करेक्ट। अब दूसरा पॉइंट आपने ये समझना है कि जितना जल्दी हो सके प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो जैसी आपने ये एंट्री करी, इस एंट्री के करने के बाद आप इमीडिएटली क्या करो, अपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ कर दो। तो बेटे एंट्री नंबर 2 मैंने यहां पर लिख दी। एंट्री नंबर 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आपने राइट ऑफ कर दिया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, ये आपने दूसरी एंट्री कर दी। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे वापस हो रहे हैं तो ये बेहतर होता है कि हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को जितना जल्दी हो सके राइट ऑफ कर दें। तो हमने सेकंड एंट्री इसको राइट ऑफ करने की करी। अब राइट ऑफ करने से पहले मैं बैलेंस शीट में ये देखना चाहता हूं कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम मौजूद है या नहीं। हालांकि मैं कह चुका हूं इसको मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकता हूं, जो कि कैपिटल नेचर का रिजर्व है, और इसको मैं रेवेन्यू नेचर के किसी भी रिजर्व से भी राइट ऑफ कर सकता हूं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख रुपए हैं, तो मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया। मेरी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मुझे सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000 और मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ कर दिया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो 50,000 का है, वो मैंने राइट ऑफ कर दिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अच्छी बात। अब उसके बाद सॉरी एक्सट्रीमली, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें यह चेक करना चाहिए कि क्या तुम किसी एसेट को तो नहीं बेच रहे हो। जनरली इसके बाद हम एंट्री करते हैं सेल ऑफ एसेट की। तो चेक कर लेना चाहिए कि क्या हम किसी एसेट को तो नहीं बेच रहे हैं। क्या क्वेश्चन में हम कोई एसेट बेच रहे हैं? उसमें लिखा है टू सेल इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। लो जी, अब की बार इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है उसकी खरीदी हुई वैल्यू से ज्यादा है। तुम देख रहे हो आउटर कॉलम में 1 लाख लिखा है, इसका मतलब 1 लाख की चीज को मैं 1,50,000 में बेच रहा हूं। तो मैं इसको जब बेचूंगा तो मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट जो भी लिखना है। 1,50,000 में आपने बेचा, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपके यहां से बाहर चली गई टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख रुपए की बाहर चली गई, और जो बेटे आपको फायदा हो गया जल्दी से बताओ उसको मैं कहाँ ले जाऊंगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक, इन्वेस्टमेंट को बेच के जो फायदा हुआ वो हमने प्रॉफिट में क्रेडिट कर दिया। यहां तक ठीक है बेटे। अब इस एंट्री के करने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी इस वर्किंग को पूरा करते हैं। इस वर्किंग का मतलब इनडायरेक्टली होता है कि हम अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर कर रहे हैं, दोबारा से ओरिजिनल लेवल पे ला रहे हैं, क्योंकि मेरा कैपिटल बेस 5 लाख से कम हो चुका है। अब रेस्टोर करने के लिए मैंने देखा कि मेरे जनरल रिजर्व में बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख रुपए हैं। तो जनरल रिजर्व से मैंने 1 लाख रुपए ले लिए, या यूं कहना चाहिए कि मैंने जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए का इस्तेमाल कर लिया। बेटा मैं इसको थोड़ा सा जरा मिटाना चाह रहा हूं, फिर मैं एकदम अभी लिखता हूं, थोड़ा सा मेरे को जगह कम ना पड़े। तो ये वर्किंग मैं ऐसे कर रहा हूं, ये इस 5 लाख को मुझे रिप्लेस करना है। इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं,
इसको रिप्लेस करने के लिए हम एक तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करते हैं। बेटे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। और ये फ्रेश इशू है, जरूरत पड़ेगी तो फ्रेश इशू करेंगे। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, अब मैंने बैलेंस शीट में देखा कि जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो मैं 1 लाख रुपए तो जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करूंगा। बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। बेटे मुझे फटाफट बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने देखा कि जो बैलेंस है वो है 2 लाख का। नहीं, बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट 2 लाख का है तो सही, लेकिन ये प्रॉफिट जो 2 लाख का था ये 50,000 से बढ़ गया है। तुमने देखा जब मैंने इन्वेस्टमेंट को बेचा तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 से बढ़ गया। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2.5 लाख रुपए मौजूद हैं। लेकिन मुझे रिप्लेसमेंट के लिए कितना चाहिए? मुझे रिप्लेसमेंट के लिए तो इतना चाहिए ना, 5 लाख। तो इसका मतलब अब की बार रिजर्व सफिशिएंट नहीं है, तो 2.5 लाख रुपए का मैं फ्रेश इश्यू करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? और फ्रेश इश्यू जब हम करेंगे तो इक्विटी शेयर्स का करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता है तो हमेशा इक्विटी शेयर फ्रेश इश्यू के रूप में इश्यू करे जाएंगे। हालांकि प्रेफरेंस शेयर भी फ्रेश इश्यू के रूप में इश्यू करे जा सकते हैं। यहां तक बेटे ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी तरीके की? सर बिल्कुल नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम है कि हमारी वर्किंग पूरी हो गई। इस वर्किंग के दोनों पहलू हमने कर लिए। अब इन दोनों पहलुओं की हम एंट्री कर देते हैं। एंट्री नंबर 3 के बाद एंट्री नंबर 4 मैंने यहां पर करी। लो जी, एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 में भी मैंने लिखा ए, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, तो हमने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व की एंट्री करी। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, आप रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। अब रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन करने के लिए, रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपने अपनी वर्किंग में जो लिखा है उसको आप एंट्री के थ्रू लिखें। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व से आपने कितना पैसा लिया? सर जनरल रिजर्व से 1 लाख रुपीस लिए। वेरी गुड। तो 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व डेबिट करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने कितना अमाउंट अप्रोप्रिएट करा? सर 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। और फिर आप इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में 3.5 लाख रुपए आ गए। ये 2.5 लाख था, तो टोटल तो 350 होता है। ये 250 नहीं, फ्रेश इशू बेटे 1,50,000 का करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 3.5 लाख रुपए आ गए। 1.5 लाख की कमी है, तो 1.5 लाख का मुझे फ्रेश इशू करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं फ्रेश इशू की भी एंट्री कर देता हूं। फ्रेश इशू, अब फ्रेश इशू की मैंने एंट्री कर दी। सर ये एंट्री ए और बी ऐसे लिखना जरूरी है? बेटे बिल्कुल भी नहीं। तुम 4 के बाद 5 लिख सकते हो। मैं सिर्फ समझाने का भी मेरा पर्पस होता है। तो फ्रेश इशू की जब एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। तो आपने फ्रेश इशू करा इक्विटी शेयर का, आपके पास 1.5 लाख रुपए आए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 1.5 लाख से बढ़ गई। तो इस तरीके से आप ये एंट्री करेंगे। इस एंट्री को करने का मतलब है, इन 2 एंट्रियों को करने का मतलब है कि हमारा कैपिटल रेस्टोरमेंट का काम पूरा हो चुका है। हमारा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ चुका है। और जब हमारा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ चुका होता है तो उसके बाद हम निश्चिंत रूप से अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस लौटा सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट हो रहा है 5,50,000 से, तो इसको अब तुम पे कर दोगे। तो तुम्हारी जो एंट्री होगी, एंट्री नंबर 5, वो होगी एक्चुअल पेमेंट की। तो एक्चुअल पेमेंट की एंट्री तुमने कर दी, एक्चुअल पेमेंट। अब तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
उनका अमाउंट पे कर दोगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, डेट इज इक्वल टू 5,50,000 टू बैंक अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तुमने 5,50,000 पे कर दिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन में इसकी एंट्रीज होंगी। करेक्ट? क्या आप बैलेंस शीट बनाना पसंद करेंगे? सर सिखा दो ना बैलेंस शीट भी। चलो, मैंने कल तुम्हें बताया था कि बैलेंस शीट बनाते समय एक तो पुरानी बैलेंस शीट आपकी निगाहों के सामने रहनी चाहिए। यहाँ तक ठीक है? अब बैलेंस शीट हमने बनाई, तो बैलेंस शीट में मैंने लिखा पोस्ट, देख लो स्क्रीन पे, हाँ जी, पोस्ट रिडम्पशन बैलेंस शीट। ये पोस्ट रिडम्पशन बैलेंस शीट, पोस्ट रिडम्पशन बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये तो हमारी लायबिलिटी साइड है। और एसेट साइड में थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, ये मेरी एसेट साइड है। ठीक है बेटे? अब सबसे पहला आइटम पुरानी बैलेंस शीट में क्या है, आराम से देखो पहले। सर बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम जो है इक्विटी शेयर कैपिटल है। पक्का इक्विटी शेयर कैपिटल है। शेयर होल्डर्स फंड, सर हमें ऐसे ही लिखना है बेटे, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बता रहा हूं, लिख सको तो अच्छी बात है। शेयर होल्डर फंड के अंदर, हाँ जी बताओ बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है? सर बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल में 4 लाख रुपए गिवन है। 4 लाख रुपए आपने लिख दिए। अब आप देखो जो आपने एंट्रीज पास करी है, क्या इन एंट्री में कहीं कोई इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड नजर आ रहा है? कहीं नजर आ रहा है? सर यहां नजर आ रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है ना, ये ऐड कर दो। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल जो है अब आपकी कितनी हो गई? 4 लाख प्लस 4 लाख में मैं ऐड कर दूं, कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करी है? 1,50,000 की। तो इसका मतलब मेरा जो बैलेंस आएगा वो 5,50,000 का बैलेंस आएगा। 5,50,000, 5,50,000 मेरा बैलेंस आ गया। करेक्ट? उसके बाद दूसरा आइटम बैलेंस शीट में क्या है? पुरानी बैलेंस शीट में 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। बेटे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब आपकी खत्म हो गई। क्यों हो खत्म हो गई? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरी की पूरी डेबिट हो गई है। लायबिलिटी साइड का कोई आइटम डेबिट होता है तो इसका मतलब वो कम हो रहा है। पहले बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख है, अब ये डेबिट हो गया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो गई। उसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नजर आ रहा है। जनरल रिजर्व, करेक्ट? बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व यानी कि रिजर्व इन सरप्लस। तो रिजर्व इन सरप्लस के अंदर तुमने कहा सर जनरल रिजर्व नजर आ रहा है। बेटे जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है? 1 लाख। लेकिन जनरल रिजर्व पूरा का पूरा आपने यहां डेबिट कर दिया, इसलिए अब जनरल रिजर्व अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। समझ में आया? इसी तरह बैलेंस शीट में फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कोई बैलेंस अब नहीं है। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो 2.5 लाख पर हो गया, लेकिन 2.5 लाख तुमने इस्तेमाल कर लिया तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम्हारा कोई बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा। करेक्ट? फिर अगला आइटम है सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके 1 लाख रुपए थे सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए आपने यूटिलाइज कर लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने में। करेक्ट? देखो बेटे यहां सिक्योरिटी प्रीमियम आपका डेबिट हो रहा है,
तो 1 लाख रुपए का जो बैलेंस था सिक्योरिटी प्रीमियम में वो 50,000 से कम हो गया, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 रुपए का ही बैलेंस बचेगा। उसके बाद फिर क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पहले भी 1 लाख का था, अभी भी 1 लाख का है, क्योंकि मैंने उसको कुछ यूज ही नहीं करा है। ये कैपिटल नेचर का रिजर्व है। उसके बाद फिर हमें लायबिलिटीज दी गई हैं 4 लाख रुपए की। तो लायबिलिटीज आपने लिख दी। वैसे जो नया फॉर्मेट है, पहले हम शेयर होल्डर फंड लिखते हैं, उसके बाद हम नॉन करंट लायबिलिटी लिखते हैं, जैसे डिवेंचर्स वगैरह। हम मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, और जो ये लायबिलिटीज दी हैं हम मान के चल रहे हैं कि ये सब करंट लायबिलिटी है। करेक्ट। तो करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के बाद करंट लायबिलिटी, तो मान के चल रहे हैं कि ये सब करंट लायबिलिटी है 4 लाख की। तो इस तरीके से आप अपनी बैलेंस शीट को बनाएंगे। तुमने देखा बैलेंस शीट को बनाना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आपने अपनी बैलेंस शीट बनाई। हाँ जी, बैलेंस शीट को बनाने के बाद अब एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे 1 नॉन करंट एसेट। क्या लिखेंगे? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर भी सबसे पहले तो हम लिखेंगे ए फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स। अब तुम्हें एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट 8 लाख रुपए के दिए हुए हैं, तो आप आउटर कॉलम में 8 लाख रुपए लिख दोगे। फिक्स्ड एसेट के अलावा हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख रुपए की थी तो सही, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अब कोई बैलेंस नहीं है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में फिक्स्ड एसेट 9 लाख के हैं। मेरे को लग रहा है मैंने कहीं दूसरी बैलेंस शीट तो नहीं देख ली, मैं जरा चेक कर लूं सारे आइटम। 4 लाख 1 लाख, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद करंट एसेट हैं 3 लाख रुपए के, तो फिर हम लिखते हैं करंट एसेट। अब करंट एसेट्स जो लिखते हैं, क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है एक तो अदर करंट एसेट एंड कैश एट बैंक। तो एक तो अदर करंट एसेट है, अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट जो तुम्हें दिए हुए हैं बेटे, वो 3 लाख रुपए के दिए हुए हैं, तो 3 लाख रुपए तुम यहां पर लिखोगे। और कैश एट बैंक, उसका तुम्हें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। सर क्या ख्याल करना पड़ेगा? ध्यान से देखो बेटे। कैश एट बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है पालमपुर? जल्दी से बताओ। ओपनिंग बैलेंस सर 5 लाख है। वेरी गुड, 5 लाख ओपनिंग बैलेंस है। हाँ जी हिसार, मुझे ये बताओ बैंक में क्या क्या तब्दीली आई है? पहली एंट्री में कुछ बैंक की ट्रांजैक्शन है? नहीं। दूसरी में है? नहीं। तीसरी में है, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा तो हमारा बैंक का बैलेंस 1,50,000 रुपए से बढ़ गया ना बेटा, तो 1,50,000। हाँ जी गुड़गावा, क्या इस एंट्री के बाद भी कुछ बैंक वैंक आया है? सर यहां पर आया है जब हमने फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करे हैं। बिल्कुल ठीक। और इत्तेफाक से 1.5 लाख रुपए और हमारे पास अमाउंट आया। और क्या बैंक में फर्क पड़ा? सर हमने पेमेंट करी है 5,50,000 की, तो 5,50,000 की आपने जो पेमेंट करी है वो आप माइनस करेंगे। तो इस तरीके से आपका बैलेंस कितना हो गया? 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख। 8 लाख में से 550 माइनस कर दें तो मेरे ख्याल से 2.5 लाख रुपए बच गया। चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि हम किस तरीके से
बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं, ये भी हमें अब चेक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक ठीक है बेटे? तो इस तरीके से हम धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। हम अभी से आपकी प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल नए फॉर्मेट से जैसे बैलेंस शीट बन रही है, अब हमारी कोशिश होगी कि हम इसी फॉर्मेट का भरपूर यूज करें। करेक्ट? तो अभी से हम बिल्कुल बाद में फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर हम करेंगे तो उसमें आप और भी ज़्यादा डिटेल में इसको सीखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। आपको मैं 5 मिनट का वक्त देता हूं, आप इसको अच्छी तरह करने की कोशिश करें। ठीक है? 5 मिनट्स के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बेटे अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.6 को देखें आप। ठीक है? 1.6 को हम लेंगे अब। 1.6 की कहानी क्या है, इसको समझने के लिए यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। पहले मैं मिटा दूं 1.6। ठीक है? हो सकता है हमें यही एंट्री यूज करनी पड़े। अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटे? बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स आर लिमिटेड। पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर लिख दूं। 1.6 क्वेश्चन है। 1.6 को ध्यान से देखें। 1.6 दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर पिकिंग अप नाउ। बड़े 1.6 में सबसे पहले तो क्या कहता है, बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए हैं, इक्विटी शेयर 100 रुपए की। उसके बाद 9% प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख का। जैसे आपने 3 लाख रुपए पढ़ा, पहले तो आपने यहां पर लिख दिया कि 3 लाख रुपए एनालिसिस आपका साथ साथ होना चाहिए। समझ में आया बेटे? एनालिसिस साथ साथ होना चाहिए। लो जी, साफ सुथरा काम। करेक्ट? एनालिसिस लो। अब क्या कहता है, बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम है। हाँ जी,
जल्दी से बताओ बिलासपुर ये कौन से टाइप का रिजर्व है बेटे? बिलासपुर कैपिटल नेचर का रिजर्व है बाबा। ध्यान दो, क्लास में मैंने नोट्स भी लिखाए थे, ध्यान से देखो अपने नोट्स को। ये कैपिटल नेचर का रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व भी कैपिटल नेचर का है, और अब की बार रेवेन्यू रिजर्व तो उसने लिखी दी है। फिर कहता है 8% डिवेंचर्स भी है। बेटा मुझे एक बात बताओ, जल्दी से याद करके बताओ, मैंने जो आपको कैपिटल बेस के कंपोनेंट लिखाए थे, क्या उसमें डिवेंचर लिखाया था? नहीं लिखाया था। डिवेंचर इज पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल बेस। इस चैप्टर में हमारा मतलब कैपिटल बेस से ज्यादा रहेगा। तो यही वजह है कि अगर मैं डिवेंचर को वापस भी कर दूं तो मुझे उसके लिए कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवेंचर के वापस होने से कैपिटल बेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल बेस के 3 पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हाँ, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल वापस हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस हो, जब इनका रिडम्पशन हो तो तब जरूर कैपिटल बेस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर मैं डिवेंचर को वापस करूंगा तो कैपिटल बेस पे किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसेट साइड में कोई खास काबिल गौर आइटम नहीं है। आप अब नीचे की तरफ आए, आपने पढ़ा, कहता है प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स वर ड्यू फॉर रिडम्पशन। लो जी, अब की बार वो कहता है एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करनी है, करेक्ट, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने वापस करनी है, रिडम्पशन जो हो रहा है, एक तो अब की बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हो रहा है रिडम्पशन। कहता है एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करनी है, और उसने कहा अब की बार हमने डिवेंचर भी वापस करने हैं, और कहता है कि जो डिवेंचर भी वापस करने हैं हमने बैलेंस शीट के अगले दिन। बैलेंस शीट जो हमारी है, जैसे कि आप देख रहे हो 31/12/2017 की है, और उसके अगले दिन हमने डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करना है। तो आप ध्यान ये रखना, डिवेंचर मैंने यहां कुछ नहीं लिखा, यहां भी कुछ नहीं लिखा, मैंने सीधा एक्चुअल पेमेंट में लिख दिया। डिवेंचर का बेटे अमाउंट कितना है जरा बताना? 3 लाख रुपए का अमाउंट है, तो 3 लाख रुपए मैंने एक्चुअल पेमेंट के कॉलम में लिखा, करेक्ट। मुझे भूलना नहीं है कि अब की बार मुझे डिवेंचर को भी पे करना है, लेकिन डिवेंचर को पे करने से मेरे सामने कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पॉइंट ये समझना है, ठीक है बेटे। आगे कहता है इट issued 2000 equity shares of 100 each at a premium of 10% which are fully subscribed। अब बेटे इस पॉइंट को ध्यान से समझें। इस क्वेश्चन में लास्ट सेशन में मैंने जब 1.4 क्वेश्चन कराया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में मौजूद होता है। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब है 2000 शेयर, 3000 शेयर, 4000 शेयर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हें फ्रेश इश्यू पहले से मौजूद है। फ्रेश इश्यू पहले से मौजूद है, देखो ना ये फ्रेश इश्यू ही हो रहा है। तो फ्रेश इश्यू कहता है कि तुमने जो करा है, अब की बार जब मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिप्लेस करूंगा, यानी कि अपने कैपिटल बेस को जब मैं रेस्टोर करूंगा, तो नॉर्मली हम पहले यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स लेते हैं, लेकिन अब मुझे क्या लेना पड़ेगा? अब मुझे फ्रेश इश्यू को पहले कंसीडर करना पड़ेगा। और एक दूसरा बड़ा पॉइंट, ये भी बड़ा पॉइंट है, तुम देख रहे हो कि इक्विटी शेयर तुमने इश्यू करे हैं 2000 शेयर 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पर। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपने क्या रखना है कि इक्विटी शेयर जो आपने इश्यू करे हैं तो 2000 इंटू 100 2 लाख रुपीज आ जाएगा। 2 लाख क्या आ जाएगा? 2 लाख। यानी कि जब मैं यहां पर फ्रेश इश्यू लिखूंगा तो केवल नॉमिनल वैल्यू लिखूंगा। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जब मैं कैपिटल बेस को रेस्टोर करता हूं, जब मैं कैपिटल बेस को अपने पुराने लेवल पे लाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे इस बात का बहुत ख्याल करना है कि जो फ्रेश इश्यू भी होगा मुझे उसकी नॉमिनल वैल्यू को कंसीडर करना है। इज इट क्लियर टू यू? तो फ्रेश इश्यू की नॉमिनल वैल्यू 2 लाख है, तो इसका मतलब मुझे अब 1 लाख रुपए और चाहिए।
अपने कैपिटल बेस को रिप्लेस करने के लिए या अपनी कैपिटल बेस को रिस्टोर करने के लिए। यहां तक ठीक है। आगे कहता है इट्स सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 90,000, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, 90,000 में बेचा। और ये जो लाइन है, इट अरेंज द बैंक ओवरड्राफ्ट टू द एक्सटेंट नेसेसरी, इसका क्या मतलब है इसको मैं समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले हम अपनी पहली एंट्री करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर तुम्हारी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 9% है, तो पहली एंट्री आपकी हो जाएगी 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख। लो जी, अब कहता है कि आप इसको वापस कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम पे वापस नहीं हो रही है, बस उसने इतना ही लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। उसने ये नहीं लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ही नहीं, तो मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगा और तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो 3 लाख रुपए। इज इट क्लियर टू यू? तो तुम्हारी पहली एंट्री हो गई 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इस एंट्री के करने से बेटे क्या हुआ, इस एंट्री के करने से बैलेंस शीट से मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0 हो गई। जो 3 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी वो अब 0 हो गई है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई। आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3 लाख रुपए अमाउंट पे भी करने हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब की बार आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि आप डिवेंचर भी वापस कर रहे हो और क्वेश्चन में डिवेंचर का अमाउंट कितना दिया हुआ है बेटे? 8% डिवेंचर दिया हुआ है। तो आप एक एंट्री और लिखेंगे 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिवेंचर का जो अमाउंट क्वेश्चन में मौजूद है दैट इज 3 लाख, तो 3 लाख रुपए के डिवेंचर्स भी हैं। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, तो डिवेंचर होल्डर का अमाउंट भी आपने ड्यू कर दिया। इस एंट्री के करने से क्या हो गया, बैलेंस शीट के अंदर 8% डिवेंचर लायबिलिटी साइड में है। किसी भी आइटम का बैलेंस जब लायबिलिटी साइड में होता है तो इसका मतलब उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, और उसको तुमने बेटे डेबिट कर दिया तो इसका मतलब बैलेंस शीट से डिवेंचर खत्म हो गए। यानी कि जब बाद में मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो 8% डिवेंचर मैंने लिखे हुए थे अब वो खत्म हो गए, यानी कि न्यू बैलेंस शीट में अब डिवेंचर नहीं आएंगे। इज इट क्लियर टू यू? न्यू बैलेंस शीट के अंदर डिवेंचर नहीं आएंगे, करेक्ट? न्यू बैलेंस शीट के अंदर आपके डिवेंचर्स नहीं आएंगे। यहां तक ठीक? अब आपकी 2 लायबिलिटी हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर। इन दोनों को आपने पे भी करना है, लेकिन वो सबसे लास्ट में पे करेंगे। हालांकि डिवेंचर को पे करने या रिडीम करने से कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती क्योंकि डिवेंचर अगर लायबिलिटी साइड से हट भी जाएगा तो मेरे कैपिटल बेस में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए डिवेंचर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम है प्रेफरेंस से। ये काम करने के बाद हम देखें क्या हमने किसी इन्वेस्टमेंट को बेचा है। वैसे तो मैंने यहां सेकेंड एंट्री लिखी हुई है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। बिकॉज इस क्वेश्चन पे मैं प्रीमियम में वापस ही नहीं कर रहा तो ये वाली एंट्री तो होगी नहीं, तो ये एंट्री का मैं नंबर भी हटा देता हूं। तुम्हारी सेकंड एंट्री बेटे ये है सेल ऑफ एसेट की। नॉर्मली ये एंट्री तब होती अगर मैं प्रीमियम पे वापस कर रहा होता। तो अब मैं लिखूंगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहता है इन्वेस्टमेंट 1 लाख की जो है उसको तुमने बेचा है, लेकिन जैसा कि तुमने देखा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को आपने 90,000 में बेचा है, तो आपको लॉस हो गया। आपकी बात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए का लॉस हुआ या नहीं हुआ? सर बिल्कुल हो गया। एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इस एंट्री के इफेक्ट्स क्या क्या पड़े? इस एंट्री के इफेक्ट्स क्या क्या पड़े जरा ध्यान से समझें। इस एंट्री के इफेक्ट्स ये पड़े, नंबर 1, एक तो बैलेंस शीट के अंदर आपका जो बैंक का बैलेंस है, बैलेंस शीट के अंदर बैंक में आपका बैलेंस 2 लाख रुपए का है। इस एंट्री के करने से एक तो बैंक का बैलेंस 90,000 से बढ़ गया,
दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से। इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो आपके रेवेन्यू नेचर के रिजर्व हैं, अब की बार क्वेश्चन में अलग अलग करके नहीं लिखा है तो इसलिए मुझे ऐसे मिटाना पड़ेगा। तो जो रेवेन्यू नेचर के आपके रिजर्व हैं, रेवेन्यू रिजर्व जिसमें कि 2 लाख रुपए हैं, ये आपका बैलेंस इस लॉस की वजह से कम हो गया। और बेटे अब की बार बेटर है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब की बार क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो आपको अपनी एंट्री में रेवेन्यू रिजर्व्स लिखना चाहिए। तो लॉस को आपने रेवेन्यू रिजर्व्स में डेबिट कर दिया तो आपका रेवेन्यू रिजर्व 10,000 से कम हो गया। और तीसरा इफेक्ट क्या पड़ा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी बैलेंस शीट में 1 लाख की, वो खत्म हो गई। अब न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। प्रत्येक एंट्री का इफेक्ट अगर नोट करने का आर्ट आप में इनकलकेट हो जाए तो फिर आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। करेक्ट। तो इसलिए हम थोड़ा भी शुरुआती लम्हातों में, जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूं, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। एसेट को बेचने के बाद अब हम अपनी वर्किंग पर आ गए। इसमें हमने पहले फ्रेश इश्यू को इसलिए कंसीडर करा, एक तो मैंने बताया, लेकिन मैं यहां पर एक नोट भी लिख दूं। 2 चीजें हैं। एक तो इस क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में है। फ्रेश इश्यू इज इन एब्सोल्यूट टर्म्स। बेटे एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू कर रहे हैं। एक तो फ्रेश इश्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, only nominal value is considered, nominal value is considered। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करेंगे तो आप यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व और फ्रेश इशू करते हैं, लेकिन फ्रेश इशू की केवल नॉमिनल वैल्यू को कंसीडर करना है। ओनली नॉमिनल वैल्यू इज कंसीडर्ड। तो इसीलिए जो तुमने इक्विटी शेयर इशू करे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू हमने कंसीडर करी 2000 शेयर इन 200। तो 2 लाख रुपए का फ्रेश इशू हो गया। इसलिए रेवेन्यू नेचर के जो रिजर्व्स हैं उसको मैंने बाद में यूज करा, पहले फ्रेश इशू और फिर यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। ये बात समझ में आ गई? तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व मुझे कितना करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए का करना पड़ेगा, जो कि मैं रेवेन्यू रिजर्व से ले लूंगा। तो रेवेन्यू रिजर्व से मैंने 1 लाख रुपए ले लिए। जैसी मैंने ये एंट्री करी, अब मैं यहां पर आ जाऊंगा। अब बेटे ध्यान दें, एंट्री नंबर 4 में भी अब की बार पहले ये एंट्री आप करो तो ज्यादा अच्छा है। पहले फ्रेश इशू की एंट्री करो, क्योंकि अब की बार तुमने पहले फ्रेश इशू करा है। अब फ्रेश इशू की जब मैं एंट्री करूंगा तो आपने 2000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 100 रुपए वाले, 2 लाख, लेकिन आपने उसको 10% प्रीमियम पे इशू करा है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपने उसको प्रीमियम पे इशू करा है, तो 2 लाख का 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 विल बी योर प्रीमियम। तो आपके पास बैंक कितना आया? 2,20,000 का। आपकी फ्रेश इश्यू की एंट्री ये होगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब मैं कैपिटल बेस को रेस्टोर करूंगा तो आई विल कंसीडर ओनली नॉमिनल वैल्यू। ये बात समझ में आ गई? अब इस एंट्री के करने के इफेक्ट क्या है? एक तो मेरा बैंक का बैलेंस 2,20,000 से बढ़ गया। बैंक का बैलेंस 2,20,000 से बढ़ गया। दूसरा, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी गिवन है? 5 लाख की गिवन है। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की गिवन है। इस एंट्री के करने से इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़ गई। बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़ी है। और दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 से बढ़ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस शीट में पहले से 50,000 रुपए का बैलेंस है। 50,000 रुपए का बैलेंस पहले से है। इस एंट्री के करने से सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस 20,000 से बढ़ गया। तो इसलिए आपने सारे इफेक्ट्स नोट कर लिए। उसके बाद अब आप यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करेंगे। पहले हमने फ्रेश इशू इस्तेमाल करा, फ्रेश इशू करा, और उसके बाद इस क्वेश्चन में हमने रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन करा।
अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, आपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व इस्तेमाल करे, तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिंपल सी एंट्री। तो रेवेन्यू रिजर्व आपने 1 लाख रुपए के इस्तेमाल करे, क्योंकि आपको जरूरत 1 लाख की ही है। इस एंट्री के करने से क्या हो गया, इस एंट्री के करने से रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट में जो बैलेंस था वो 1 लाख से कम हो गया। एक तो ये भूलना नहीं है। दूसरा, बैलेंस शीट के अंदर CRR नाम का एक रिजर्व आ गया 1 लाख रुपए का। तो बेटा CRR में भी 1 लाख रुपए मौजूद है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। उसके बाद जब हम ये एंट्री कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा कैपिटल बेस रेस्टोर हो गया है। हाँ हिसाब, जब कैपिटल बेस रेस्टोर हो जाता है तो उसके बाद फिर हमारी क्या एंट्री होती है? हल्द्वानी वालों ने पहले ही आंसर दे दिया। हल्द्वानी का ये सेंटर दुर्गा सेंटर से है, वहां से आंसर आ गया है। वो कहते हैं सर अब हमने पेमेंट की एंट्री करनी है। नो डाउट अबाउट दैट। अब यहां पर आपको नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि अभी तक ये पॉइंट मैंने बताया नहीं है, नेक्स्ट टाइम से अब आपको यहां पर और ज्यादा एहतियात और ज्यादा कॉशन बरतना पड़ेगा। सर ऐसा? यस, अब की बार आपको थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ध्यान दें, ध्यान से देखें बेटे मेरी बात को। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि अब मुझे क्या करना है, तो आपने बताया सर हमें एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करनी है। राइट, अब हमें एक्चुअल पेमेंट करनी है, लेकिन बेटे एक्चुअल पेमेंट आपको कितनी करनी है? सर एक तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, और दूसरा हमने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है। तो इसका मतलब टोटल हमने 6 लाख रुपए पे करने हैं। राइट, आपको 6 लाख रुपए की टोटल पेमेंट करनी है। समझ में आ गया? तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 3 लाख। एक तो ये लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 3 लाख। करेक्ट? और अब आप लिख देंगे टू बैंक, इनको आप पे कर देंगे। टू बैंक 6 लाख। लेकिन बेटे नेक्स्ट टाइम से एक्चुअल पेमेंट करने से पहले आपको एक चीज का ख्याल करना है। सर क्या ख्याल करना है? राइट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। गुड़गांव ने एक जबरदस्त पॉइंट कहा है। वो कहते हैं सर हमारे पास कैश में तो बैलेंस नहीं है, बस बेटे यही ख्याल करना है। कभी भी एक्चुअल पेमेंट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पेमेंट को करने से पहले क्या हमारे पास कैश में सफिशिएंट बैलेंस है भी या नहीं है। ऐसी थोड़ी पेमेंट कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसीलिए मैं आपको यह आर्ट भी सिखाना चाहता हूं कि हर एंट्रीज के इफेक्ट्स को नोट करने का आर्ट आपको आना चाहिए, ताकि आपके सामने पोजीशन एब्सोल्युटली क्लियर रहे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? एक बच्चे ने बताया सर पिछली बैलेंस शीट में आप CRR लिखना भूल गए। बेटे मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, अगर मैं पिछली बैलेंस शीट में CRR लिखना भूल गया हूं तो कृपया करके तुम लिख लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटे। तो मैं ये बता रहा था कि एक्चुअल पेमेंट हमने करनी है, 6 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। 6 लाख की पेमेंट करने से पहले अब मैं चेक करूंगा मेरे पास कैश में कितना बैलेंस है। बताओ बेटे कितना बैलेंस है? 2 लाख रुपए तो ये है, 90,000 ये आ गई, यानी कि 3,10,000। तो मेरे पास शायद 2,90,000 प्लस 2 लाख, तो 5,10,000 रुपए है क्या मेरे पास? राइट सर। तो 5,10,000 रुपए का बैलेंस मेरे पास मौजूद है इस वक्त। अगर मैं इसको टैली करूं तो मेरे पास इस वक्त बैलेंस 5,10,000 का है, जबकि मुझे 6 लाख चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? अब मुझे पहले एक लोन लेना पड़ेगा, और यही एंट्री नंबर C का मतलब भी है। ये लास्ट में जो इंफॉर्मेशन नंबर C दिया हुआ है,
इट इज अरेंज्ड, इट अरेंज द बैंक ओवरड्राफ्ट टू द एक्सटेंट नेसेसरी। इसका मतलब कंपनी को 6 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए चाहिए, लेकिन कंपनी के पास 5,10,000 मौजूद हैं, तो 90,000 रुपए का हमें एक लोन लेना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हम कर देंगे। अब की बार एंट्री नंबर 5 ये हो जाएगी और एंट्री नंबर 6 ये हो जाएगी। एंट्री नंबर 5 में हम लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ लोन। तो हम एक बैंक ओवरड्राफ्ट या लोन रेज कर लेंगे, अरेंजमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। हम बैंक से कुछ पैसा ज़्यादा निकाल लेंगे। मुझे 90,000 रुपए की ज़रूरत है। 6 लाख पे करने से पहले मेरे पास 5,10,000 है, तो मुझे 90,000 की ज़रूरत है। तो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट रेज कर लूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। और तुम चाहो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट भी लिख सकते थे। अब इस एंट्री के करने से क्या हुआ, बैंक का बैलेंस जो 5,10,000 था वो 90,000 से बढ़ गया। और लायबिलिटी साइड में अब एक नई लायबिलिटी ने जन्म ले लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि अब 90,000 रुपये बैलेंस शीट के अंदर नजर आएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये पॉइंट है। और अब आपके पास 6 लाख रुपए मौजूद हैं। अब आप इसको पे करने की एंट्री कर सकते हो। जब तुमने ये एंट्री करी तो आपकी ये लायबिलिटी भी खत्म हो गई और आपकी ये वाली लायबिलिटी भी खत्म हो गई, करेक्ट, क्योंकि ये डेबिट हो गया और बैंक का बैलेंस आपका 6 लाख से कम हो गया। तो न्यू बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस 0 आ जाएगा। न्यू बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट में आपका कोई बैलेंस नहीं है। तो अब मैं अपनी बैलेंस शीट को चेक कर लूं। पहला आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में बेटे जो बैलेंस मौजूद है वो 7 लाख रुपए का बैलेंस है। इक्विटी शेयर कैपिटल में अब 7 लाख रुपए का बैलेंस है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0 हो गई। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस है अब 70,000 रुपए का आ गया। रेवेन्यू रिजर्व में अब 1,10,000 कम हो गए तो 90,000 का बैलेंस है। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 1 लाख रुपए का बैलेंस है, ये मैंने आपको बता ही दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 70,000 रुपए है। उसके बाद 8% डिवेंचर में बता ही चुका हूं कि खत्म हो गए हैं। और क्रेडिटर्स अभी तक हमने लिखे नहीं हैं, तो क्रेडिटर्स हम लिख देते हैं। सभी को मालूम है कि क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स अकाउंट में बेटे बैलेंस कितना है, 1,50,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट 90,000 है। मैं ये मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और क्रेडिटर्स अकाउंट में बैलेंस 1,50,000 है। समझ में आया? और उसके अलावा अब मैं एसेट साइड की तरफ आ गया। एसेट साइड में पहला आइटम फिक्स्ड एसेट है। तो बेटे फिक्स्ड एसेट में अब बैलेंस 8 लाख बताया गया है, 8 लाख आप लिख देंगे। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट आपकी खत्म हो गई है। फिर उसके अलावा बैंक का बैलेंस अब 0 हो चुका है। और अदर करंट एसेट में जो बैलेंस है वो 5 लाख रुपीस है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। समझ में आया बेटे किस तरीके से करना है? इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी सर, मजा आ गया। नोट कर लिया बेटे आप लोगों ने? कर लिया है? हाँ जी, अगर आपने नोट कर लिया है तो आइए बेटे क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 1.7 को। करेक्ट, 1.7 को अब मैं करने जा रहा हूं। तो इसको मैं अब मिटा रहा हूं। तो इसको हमने मिटा दिया। लो जी, ये नंबरिंग भी हटा दी, इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। ठीक है बेटा, अब ये लिखने की जरूरत तो नहीं है या रहने दो, चलो कोई बात नहीं।
एंट्रीज का फॉर्मेट में मिटाना नहीं चाहता, आपके दिमाग में वो आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी अब जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। लो जी, कौन सा क्वेश्चन बोला बेटे मैंने? 1.7 बोला, राइट। 1.7 मैंने लिया, क्वेश्चन नंबर 1.7। 1.7 क्वेश्चन में बेटे क्या कहता है? 7 o'clock Limited has the following balance sheet on 31st of 3/2018। बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख है, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैपिटल नेचर का रिजर्व है, दो आपके रेवेन्यू नेचर के रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे कहता है प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी, इमीडिएटली आपने लिख दिया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू तो 5 लाख है और इसको हमने 10% प्रीमियम पे वापस करना है। इसका मतलब 50,000 रुपये, और इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्चुअल पेमेंट 5,50,000 की करनी है। एक तो क्वेश्चन में अभी तक तो ये दिया है। फिर कहता है फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू बी मेड टू द एक्सटेंट इट इज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर दिस रिडम्पशन। ये लाइन नहीं भी दी होती तो हम करते। इस क्वेश्चन में हम पहले यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करेंगे, क्योंकि फ्रेश इश्यू जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं दिया है, उसने ये लिखा है कि जितनी जरूरत होगी उतना आप करेंगे। और फिर कहता है द शॉर्टफॉल इन फंड्स आफ्टर यूटिलाइजिंग द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू इज टू बी मेड गुड बाय टेकिंग ए बैंक लोन। बेटे इस लाइन का वही मतलब है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। हम बाद में देखेंगे कि एक्चुअल पेमेंट करने से पहले हमारे पास कितना कैश है। निश्चित रूप से कुछ शॉर्टफॉल होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो शॉर्टफॉल है उसको मीट करने के लिए अब की बार हमने ओवरड्राफ्ट की बजाय एक लोन लिया। बस दैट्स द डिफरेंस। सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। इसमें तुम सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस कर रहे हो। तो हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने वापस करना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सबसे पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटे बैलेंस शीट में है कितनी? 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब की बार परसेंटेज नहीं दी है, तो पहली एंट्री तो आपकी हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के आगे 5,50,000 लिख देंगे। इस एंट्री के करने से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट से हट जाएगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाता है, इसलिए इसको राइट ऑफ करना जरूरी है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर तुम्हारी एक लायबिलिटी बढ़ गई, करेक्ट। अब जैसा कि मैंने कहा इस क्वेश्चन में पहले तो मैं ये एंट्री करूंगा, उसके बाद अब मैं प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री करूंगा। क्या मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है? बिलासपुर मेरे पास बैलेंस मौजूद है, 1 लाख रुपए का बैलेंस है। बिलासपुर अगर 1 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं होते या होता ही नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम, तो मैं किसी भी रिजर्व, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको राइट ऑफ कर सकता हूं। यही मैंने यहां पर लिखा है कि इट कैन बी रिटन आउट ऑफ एनी रिजर्व। एनी रिजर्व का मतलब है आउट ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल रिजर्व। हाँ जी बिलासपुर, बिल्कुल। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आप उसको प्राथमिकता दें, नहीं तो आप किसी भी रिजर्व से इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसको हर हालत में जितना जल्दी हो सके राइट ऑफ कर देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो 50,000 रुपए मुझे चाहिए और सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 रुपए है। जब मैंने ये एंट्री करी तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा? इसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहां डेबिट हुआ था ये क्रेडिट होके खत्म हो गया, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और दूसरा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका 1 लाख रुपए है
जो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके 1 लाख रुपए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, अब वो 1 लाख रुपए कम हो गए 50,000 से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का आपने इस्तेमाल कर लिया राइट ऑफ करने में। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक ठीक है। उसके बाद इस एंट्री को करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या हमने कोई एसेट बेचा तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में हमने कोई एसेट नहीं बेचा। एंट्री नंबर 2 ये होगी। इस एंट्री का मैंने नंबर नहीं लिखा क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने कोई भी एसेट नहीं बेचा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये एंट्री नहीं होगी। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम अपने वर्किंग को पूरा करते हैं। हाँ जी, आ जाओ फटाफट वर्किंग पे। अब मुझे 5 लाख की कैपिटल को रिप्लेस करना है। अब 5 लाख की कैपिटल को रिप्लेस करने के लिए मैं क्या करूंगा सर? यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करेंगे। वेरी गुड, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करेंगे। तो आपने बताया यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अगर तुम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व नहीं लिखना चाहते तो तुम डायरेक्टली कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा सीआरआर में ही जाता है। इजंट इट और नॉट? हाँ जी, बैलेंस शीट में बताओ बेटे क्या क्या है आपके पास। एक तो जनरल रिजर्व 2 लाख है और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 1 लाख है। लो जी, जनरल रिजर्व में कहता है कि आपके पास 2 लाख है, तो 2 लाख रुपए एक तो आप यहां पर लिखें। फिर कहता है बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आपके पास 1 लाख है, तो 3 लाख रुपए की रिप्लेसमेंट तो हो गई। 5 लाख रुपए हमें टोटल चाहिए कि नहीं चाहिए? 5 लाख रुपए हमें टोटल चाहिए, तो इसका मतलब अब मुझे कुछ फ्रेश इशू भी करना पड़ेगा। फ्रेश इशू मैं करूंगा, तो फ्रेश इशू मैंने करा, और फ्रेश इशू में किसका करूंगा? जाहिर है इक्विटी शेयर का करोगे, तो इक्विटी शेयर का फ्रेश इशू आपको 2 लाख रुपए का करना पड़ेगा, क्योंकि 5 में से 3 लाख की रिप्लेसमेंट तो सीआरआर के थ्रू हो जाएगी, यानी कि रिजर्व्स के थ्रू हो जाएगी, और बाकी का आपको 2 लाख का फ्रेश इशू करना पड़ेगा। ये एंट्री अब आप यहां पर लिख लेंगे। तो अब की बार एंट्री नंबर ए, 4th में एंट्री नंबर ए, वैसे अब ये एंट्री नंबर 4 की बजाय 3 हो जाएगी इस क्वेश्चन में। तो एक तो आपने जनरल रिजर्व से पैसा लिया, और जनरल रिजर्व से जो आपने अमाउंट लिया वो कितना लिया बेटे? जनरल रिजर्व से आपने 2 लाख रुपए लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने 1 लाख रुपए लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी आप डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने डेबिट करा, 1 लाख रुपए से डेबिट करा, और सीआरआर का बैलेंस आपका 3 लाख रुपए से बढ़ गया। फिर आपने फ्रेश इशू करा, फ्रेश इशू 2 लाख का करा। अब की बार आप पार पर ही कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि फ्रेश इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये मानेंगे कि हम पार पे फ्रेश इशू कर रहे हैं, एट पार। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का नहीं है? ठीक है। इस एंट्री के करने से क्या हुआ, बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है 2 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो 0 हो गए। बेटे जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपए का बैलेंस जरूर था, लेकिन 2 लाख का बैलेंस 2 लाख से कम हो गया, क्योंकि आपने पैसा यूटिलाइज कर लिया। इसी तरह बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, लेकिन आपने ये अमाउंट यूटिलाइज कर लिया, तो इसलिए इसमें भी 0 बैलेंस है। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आपके पास 3 लाख रुपए आ गए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 3 लाख रुपए आपने आउटर कॉलम में लिख दिए, करेक्ट? ये पोजीशन है इस एंट्री को करने के बाद। अब ये एंट्री करी, तो इस एंट्री के करने से एक तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया। बैंक अकाउंट में आपके पास कोई बैलेंस ही नहीं है, करंट एसेट जो है वो अदर देन बैंक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं था, करेक्ट? बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, 0 बैलेंस है। बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 0 है, निल है। अब इस एंट्री के करने से बैंक अकाउंट का बैलेंस 2 लाख से बढ़ गया, नंबर 1, और दूसरा आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़ जाएगी। बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर आपको कितनी दी हुई है? सर 10 लाख की दी है, राइट।
शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आपने बताया कि 10 लाख रुपए की आपको गिवन है, और जब आपने ये एंट्री करी तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से बढ़ गई। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में बाहर के कॉलम में मैं 12 लाख रुपए लिखूंगा, करेक्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम में अभी तक तो जो बैलेंस है वो 50,000 का बैलेंस है। उसके बाद क्या कहता है, उस क्वेश्चन नंबर 1.7 में आगे उसने लिखा इस एंट्री को करने के बाद, करेक्ट। वैसे हम लोग को मालूम है कि जब हम ये एंट्री कर चुके होते हैं तो इसका मतलब हमारा कैपिटल बेस का काम कंप्लीट हो चुका है। अब कैपिटल बेस का काम अगर कंप्लीट हो गया है तो बच क्या गया है, अब हमने एक्चुअल पेमेंट करनी है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक्चुअल पेमेंट करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल पेमेंट कितने की करनी है। 5,50,000 की करनी है, लेकिन आपके पास बैंक में तो केवल 2 लाख रुपए है, तो इसका मतलब 3.5 लाख रुपए की कमी है। 5,50,000 पे करने हैं और आपके पास केवल 2 लाख है, तो 3.5 लाख रुपए का आपको लोन लेना पड़ेगा। तो अब की बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने लोन लिया है, तो इसलिए ये एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, लोन जो आपको लेना पड़ रहा है 3.5 लाख रुपए का लोन लेना पड़ रहा है, और अब की बार आप लिखेंगे टू लोन अकाउंट, 3.5 लाख रुपए का आपने लोन लिया, बीइंग लोन टेकन। समझ में आ गया? ये लोन कैसे पता लगा? क्योंकि आपको 5,50,000 तो पे करने थे, लेकिन आपके पास जो बैलेंस मौजूद था वो 2 लाख का बैलेंस मौजूद था, तो इन दोनों का डिफरेंस 3.5 लाख रुपए आपने लोन ले लिया। और इस एंट्री के करने से क्या हो गया, एक तो बैंक का बैलेंस आपका 3.5 लाख रुपए से बढ़ गया, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ? नंबर 2 ये हो गया कि बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। और मान के चल रहे हैं कि ये लोन शॉर्ट टर्म है, वैसे तुम लॉन्ग टर्म भी मान के चल सकते हो। मैं शॉर्ट टर्म मान के चल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलरली लिखा नहीं है। अगर मैं लॉन्ग टर्म मान के चलूंगा तो मैं इसको नॉन करंट लायबिलिटी में लिखूंगा, करेक्ट। तो इस तरीके से अब मेरा सॉल्यूशन तो पूरा हो गया। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? बैलेंस शीट में जल्दी से आ जाओ, लायबिलिटी साइड में पहला आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल, वो हमने लिख दिया। फिर बैलेंस शीट में दूसरा आइटम, पुरानी बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा हूं, पुरानी बैलेंस शीट में दूसरा आइटम 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो 0 हो गई क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने रिडीम कर दी। फिर कैपिटल रिजर्व में 1 लाख रुपए है, कैपिटल रिजर्व 1 लाख, ये वाला जो कैपिटल रिजर्व है ये हमने अभी तक नहीं लिखा है, इसलिए मैं कहता रहता हूं कि पुरानी बैलेंस शीट को अपने सामने रखना है। इस कैपिटल रिजर्व में 1 लाख रुपए हैं और इसका अभी तक हमने कहीं यूज नहीं करा है। कैपिटल रिजर्व के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में अब 50,000 रुपए आ गए, जनरल रिजर्व अब 0 हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 0 हो गया, करंट लायबिलिटीज 10 लाख रुपए की और हैं, करंट लायबिलिटीज 10 लाख। तो इस तरीके से ये आपकी बैलेंस शीट बन गई लायबिलिटी साइड पे। अब आप एसेट साइड में आ गए। पहला आइटम है सन्ड्री फिक्स्ड एसेट। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट जो हैं वो कितने के दिए हुए हैं? 23,40,000, 23,40,000 के। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट 6,60,000 के, और बैंक का बैलेंस आपका अब 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद 1.7 को करने के बाद आप 1.7 को करने के बाद अब क्या करना है? यू कैन इजीली मैनेज क्वेश्चन नंबर 1.8। बेटे 1.8 आप खुद बाआसानी आराम से कर सकते हो, करेक्ट। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1.13 you should be in a position to 1.8 you should be in a position to do by yourself. It is not a tough question from any count. और उसके अलावा
फिर आप करें 1.10, करेक्ट, 1.10, 1.11, सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं होनी चाहिए। 1.12, तो इन क्वेश्चन को आसानी से करा जा सकता है। इवन 1.13, हालांकि नेक्स्ट सेशन में हम इसकी और चर्चा को जारी रखेंगे। तो फिलहाल इस सेशन को और इस क्लास को हम यहीं पर रैप अप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो टाइम टू से एज ऑलवेज, इट्स लवली गुड नाइट फ्रॉम हियर इन दिल्ली। नमस्ते एंड शबा खैर।